किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अनाज, ईंधन और फलों ने बढ़ाई थोक महंगाई। राज्यपाल के अनुसार नवीनतम तकनीक एवं प्रशिक्षण द्वारा खेती को लाभदायक बनाने पर जोर। आलू के दामों में भारी गिरावट के कारण किसान परेशान, नहीं निकल रही लागत। किसान मेला मिठास 2017 में देश की कई प्रदेश एवं नेपाल से उमड़ी भीड़। और अब कृषि समाचार विस्तार से। देश के खाद्य पदार्थ तथा ईंधन की कीमतों में इजाफा होने से इस साल फरवरी में थोक मुद्रास्फीति की दर 6.55% बढ़ी। यह 4 साल 3 माह का उच्चतम स्तर है। सरकार द्वारा जारी पिछले आंकड़े में यह बात सामने आई कि जनवरी में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 5.25% थी। आंकड़ों के अनुसार फरवरी में मुख्य रूप से चावल और फलों के दामों में तेज उछाल से खाद्य वर्ग की मुद्रास्फीति 2.69% पर पहुंच गई। जनवरी में खाद्य महंगाई में 0.56% की गिरावट आई थी। गैर खाद्य समूह में फूलों में 13%, कच्ची रबड़ 8%, कच्चा सिल्क 4%, ईंधन एवं बिजली समूह में 1.3% की कमी दर्ज की गई है। राज्यपाल राम नाईक ने कहा, पहले कहा जाता था उत्तम खेती होती है और निम्नतम सेवा, लेकिन मौजूदा समय में यह स्थिति बदल गई है। आज खेती की तरफ ध्यान कम, सेवा यानी नौकरी की तरफ ज्यादा दिया जाता है। श्री नाईक रहमान खेड़ा स्थित केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान के सभागार में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भारत सरकार की वित्त पोषित फार्मर्स फर्स्ट परियोजना के उद्घाटन पर बोल रहे थे। उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि किसानों को नवीनतम तकनीकी की जानकारी एवं प्रशिक्षण देकर खेती के व्यवसाय में लागत को कम कर लाभदायक बनाने की आवश्यकता है। विश्वविख्यात दशहरी आम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि इसे विश्व बाजार में निर्यात की अपार संभावनाएं हैं, परंतु कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस अवसर पर श्री नाईक ने प्रगतिशील किसान उपेंद्र सिंह की मांग पर आश्वासन दिया, जल्द ही मलिहाबाद क्षेत्र से ट्रेन के जरिए देश के विभिन्न भागों में आम को भेजने की व्यवस्था किसानों के लिए शुरू कराई जाएगी। साथ ही क्षेत्र के किसानों के लिए बिजली की समस्या से भी निजात दिलाने का आश्वासन दिया। शासन की नीतियों के चलते आलू किसान कड़ी मेहनत करके उगाए गए आलू को लेकर रोने को विवश हैं। आलू किसानों को उत्पादन की लागत तक नहीं मिल पा रही है। आलू का भाव काफी मंदा होने से किसान परेशान हैं। मंदी समाप्त होने की संभावना के चलते आलू उत्पादक किसान अपनी फसल तैयार करके हैरान हैं, क्योंकि भंडारण भी एक बड़ी चुनौती है। किसानों के अनुसार आलू उत्पादन में करीब 300 रुपए प्रति कुंतल की लागत आती है, जबकि बाजार में 200 रुपए प्रति कुंतल से अधिक का भाव नहीं मिल रहा है। गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर में आयोजित 1 दिवसीय किसान मेले में प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तथा बिहार एवं पड़ोसी देश नेपाल सहित लगभग 2000 गन्ना किसान एवं चीनी मिल व गन्ना विकास विभाग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मेले का उद्घाटन भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर A.D. पाठक ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा संकलित मिठास 2017 स्मारिका का विमोचन भी किया गया। किसान भाइयों, अब नजर डालते हैं वैज्ञानिकों द्वारा दी गई समसामयिक जानकारियों पर। गन्ने का बीज जिस खेत से लेना हो, बुआई से 2 सप्ताह पूर्व उस खेत की सिंचाई कर दें। उपचारित बीज की बुआई 75 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में 10 सेंटीमीटर की गहराई में करें। उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। अगर परीक्षण की सुविधा उपलब्ध न हो तो बुआई से पूर्व प्रति हेक्टेयर 60 से 75 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फेट तथा 60 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करें। गन्ने की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि खेत से खरपतवार निकाल दें और सिंचाई करें तथा मिट्टी में ओट आने पर आवश्यक उर्वरकों की टॉप ड्रेसिंग करें और कल्टीवेटर से गुड़ाई करके उर्वरकों को मिट्टी में मिला दें। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की कुछ मंडियों के ताजा भावों पर। भिंडी बहराइच में 880 रुपए प्रति कुंतल, बलरामपुर में 1235 रुपए प्रति कुंतल, बाराबंकी में 810 रुपए प्रति कुंतल, लखीमपुर में 1000 रुपए प्रति कुंतल, तो वहीं लखनऊ में भिंडी 1650 रुपए प्रति कुंतल बिकी। कश्मीरी सेब पे नजर डालें तो औरैया में 6300 रुपए प्रति कुंतल, आजमगढ़ में 7490 रुपए प्रति कुंतल, बरेली में 5975 रुपए प्रति कुंतल, बस्ती में 6000 रुपए प्रति कुंतल तथा कानपुर की मंडियों में सेब 6600 रुपए प्रति कुंतल के भाव से बिका। मूंग की बात करें तो मूंग की दाल आगरा में 4480 रुपए प्रति कुंतल, बदायूं में 6750 रुपए प्रति कुंतल,
मेरठ में 5,050 रुपये प्रति कुंतल, मुरादाबाद में 7,020 रुपये प्रति कुंतल, तो वहीं शाहजहाँपुर की प्रमुख मंडियों में मूंग 7,650 रुपये प्रति कुंतल रहा। मसूर शाहजहाँपुर में 6,800 रुपये प्रति कुंतल, पीलीभीत में 6,440 रुपये प्रति कुंतल, झांसी में 4,000 रुपये प्रति कुंतल, जालौन में 3,853 रुपये प्रति कुंतल और फैज़ाबाद में मसूर 6,000 रुपये प्रति कुंतल बिकी। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बहनों भाइयों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फलों का राजा आम को कहा जाता है। इस समय आम के बागों में बौर छाया हुआ है, तो ऐसे समय में बौर की देखभाल हम कैसे करें, अपने आम के बागों की देखभाल कितनी अच्छी तरह से हम करें, इस विषय पर जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए आज हम आए हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा लखनऊ में, और इस विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे यहाँ के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस समय जो हमारे आम के बागों में बौर आया हुआ है, वैज्ञानिक दृष्टि से उसे आप किस रूप में देखते हैं? जैसा कि आपने बताया, अभी मौसम में थोड़ी गर्मी आ रही है जी। कहीं पे तो बौर पूर्णतः विकसित हो गया है, कहीं बौर में कहीं कहीं दाने बैठने लग गए आम के, कहीं पे बौर पूरी तरह खुला नहीं है, कहीं पे बौर विकसित हो रहा है। इसका कारण यह है कि काफ़ी सर्दी होने की वजह से बौर का विकास ठीक से नहीं हो पाया, और आमतौर पे हम देखते हैं जैसे जैसे बौर बढ़ता है तरह तरह की समस्याएं आती हैं जब तक कि फल नहीं लग जाता है जी। और हम लोग को अगर अभी सावधानी हम लोग नहीं रख पाएंगे तो हो सकता है आने वाले समय में, जबकि बौर से हमको फल प्राप्त होते हैं, फलों की फलत कम हो जाए। तो इसलिए हमको कीड़ों का भी ध्यान रखना है और बीमारियों का भी ध्यान रखना अच्छा है। डॉक्टर साहब, इस समय अगर हम अपने बाग के बौर की बात करें तो इस समय स्थिति क्या है उसकी? जैसा कि मैंने आपको बताया, आमतौर पे बौर खिल चुका है और उसमें परागण हो रहा है, निषेचन हो रहा है, और हमको सामने तो दिखता है कि बौर आया है, लेकिन उसकी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं जी। पहले बौर में कोई फूल नहीं खिले होते हैं, धीरे धीरे इसमें बौर में फूल खिलने लगते हैं और फिर उसमें फल बैठने लगते हैं। लेकिन जब फूल खिलते हैं तो उस समय यदि हमने दवा छिड़की और कीटनाशक का प्रभाव ज़्यादा हुआ तो परागणकर्ता मर जाते हैं, परागण हो नहीं पाता है, और परागण ना होने से ये होता है कि फल छोटे छोटे आकार के झुमके के तरह, जिसको आप जानते हैं, किसान भाई जानते हैं, झुमका रोग होता है। उससे उसके होने के बाद
फल बाद में थोड़े से विकास के बाद ही गिर जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे जो बागबान बहन भाई हैं वो ये कैसे जाने कि अब हमारे बाग में दवा छिड़कने का समय आ गया है और हमें दवा छिड़कनी चाहिए? आमतौर पे दवाई आपको बीमारी हो या कीट हो, दोनों के लिए ही छिड़कनी पड़ती है। और इसमें विशेष तौर पे ये ध्यान रखना पड़ता है कि यदि बीमारी है या होने वाली है तो उसके लिए हम दवा छिड़कें। अगर हम बिना किसी कीट के या बीमारी के प्रकोप के दवा छिड़कते हैं तो उससे आपको लाभ नहीं होता है, साथ ही साथ वातावरण विषाक्त होता है। और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं, इसलिए हमको तभी दवा छिड़कना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो। डॉक्टर साहब, इधर मौसम का बदलाव भी कुछ अधिक हुआ है, कभी बूंदाबांदी हुई, कभी बदली छाई, तो ऐसे समय में किस तरह के रोग के होने की आम के बागों में संभावना है? हमारे किसान भाई भली भांति जानते हैं, जब कभी बारिश हो और तापक्रम तेजी से बढ़े तो उस समय खर्रा रोग के होने की संभावनाएं बहुत रहती है। आमतौर पे ये रोग जब बौर बहुत छोटे होते हैं तब नहीं होता है, बौरों के विकास के साथ और फल जब बढ़ने छोटे छोटे सरसों के दाने के होने लगते हैं उस समय इसका प्रभाव होता है। तो किसान भाई आमतौर पे इसका प्रकोप जानते हुए पहले से इसका उपचार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं डॉक्टर साहब खर्रा रोग के? इसमें आप देखेंगे कि जो बौर है उसके फूलों के ऊपर उसकी मंजरी के विभिन्न उसमें शाखाएं जो होती हैं उसमें सभी में एक सफ़ेद रंग का चूर्ण दिखाई देता है, जो कि बौर को बाद में सुखा देता है। और आमतौर पे जब बौर इससे ग्रसित हो जाता है तो उसमें ना फल बैठते हैं, और फल बैठते भी हैं तो वो उसमें से जल्दी से टपक जाते हैं। इसको किसान भाई आमतौर पे पहचान जाते हैं क्योंकि इसमें सफ़ेद चूर्ण पाया जाता है और उससे सफ़ेद सा दिखने लगता है बौर का रंग। उसके इस स्वरूप को पहचानने के कारण किसान भाई पहले ही इसका प्रयास करते हैं कि उसको उस रोग से हम निजात पालें, और वो पहला जो स्प्रे करते हैं उसमें आमतौर पे सल्फेक्स एक बहुत सस्ती दवा होती है, घुलनशील सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे किया जाता है। जो पहला स्प्रे आपने कीटनाशकों का किया है उसमें अगर सल्फेक्स का स्प्रे किया है तो आपको काफ़ी कुछ इससे रोकथाम हो गई होगी। लेकिन आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि किसान भाई पहले उसका प्रयोग नहीं करते हैं, और ये जो चूर्णित रोग है जिसको कि खर्रा रोग कहते हैं, ये अब इस स्थिति में आ जाता है जब हम जो वर्तमान में देख रहे हैं कि तापक्रम बढ़ रहा है और नमी भी बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप सल्फेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपने सल्फेक्स का इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे एक बार हमने सल्फेक्स का छिड़काव कर दिया तो कितने दिन बाद फिर दोबारा करना है हमको छिड़काव? देखिए, सल्फेक्स का अगर आपने एक बार इस्तेमाल किया है तो उसके बाद आपको सल्फेक्स का इस्तेमाल ना करें, ये राय दी जाती है। हेक्साकोनाजोल नाम की एक दवा होती है जो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाई जाती है, इसका घोल बनाकर आप इसको छिड़काव कर सकते हैं और इससे आपको काफ़ी कुछ निजात मिल जाएगी। लेकिन किसान भाइयों को देखना है कि इस समय यह रोग बहुत ही आक्रामक रूप में होता है, अगर बहुत थोड़ा भी है तो एकाएक के बहुत ही शीघ्रता से बढ़ता है। इसलिए अगर आपने किसी प्रकार का छिड़काव इसकी रोकथाम के लिए नहीं किया है तो इस समय रोकथाम के लिए छिड़काव अवश्य करें। जी, जैसा कि आपने बताया कि रसायनों का प्रयोग करें, संतुलित मात्रा में करें, लेकिन इसकी मात्रा संतुलित होनी चाहिए, तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आमतौर पे किसान भाई सोचते हैं कि थोड़ी कीटनाशक की थोड़ी मात्रा कीटों को नहीं मार पाएगी, अधिक का प्रयोग करें और बार बार प्रयोग करें। तो ऐसा होता है कि वो सही समय पे प्रयोग नहीं करते हैं, अधिक मात्रा में प्रयोग कर देते हैं, कभी कम प्रयोग कर देते हैं और कभी ऐसी दवा का प्रयोग करते हैं जिससे कि कीड़ों या बीमारी पे कोई असर नहीं होता है। तो इसमें हम लोग को विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए, हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर हमको इसका ज्ञान नहीं है तो कृषि विशेषज्ञों से अवश्य पूछें और उनसे जानकारी करें कि कौन सी दवा उपयुक्त है, कब छिड़कें। आमतौर पर जैसे भुनगा रोग है, भुनगा कीट है, उसके रोकथाम के लिए हमको देखना चाहिए कि बौर में या पत्तियों में 5-6 भुनगे दिख रहे हैं, उनकी संख्या कम है तो छिड़काव ना करें। यदि छिड़काव करने की स्थिति तभी होती है जब उनकी संख्या बढ़ जाए, और उनकी संख्या बढ़ जाने के बाद उसमें आप छिड़काव करें। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले वर्ष जो हमारा उत्पादन रहा, अगर हम उत्पादन की दृष्टि से इस वर्ष का आकलन करें तो क्या रहने की संभावना है? देखिए, 2 साल से लगातार बहुत अच्छा उत्पादन होने के कारण पौधों में इस बार थोड़ा बहुत बौर में कमी आई है, और बौर आज जैसा कि आप जानते हैं ज़्यादा बौर हो तो ज़्यादा फल मिलने की संभावना होती है, और बौर के कम होने के कारण फल कम होगा, लेकिन इसके अच्छे परिणाम भी हो सकते हैं। किसानों को अच्छा दाम मिलेगा, फलों का बहुत आकार अच्छा होगा, अच्छे ग्रेड के फल मिलेंगे तो अच्छा दाम अवश्य मिलेगा जी। तो किसानों को कहीं नुकसान होगा तो उसका फ़ायदा भी होगा, और उत्पादन उतना ज़्यादा नहीं होगा,
और प्रकृति तो अपना जी। खेल खेलती है। डॉक्टर साहब, हमारे जो किसान भाई इस समय और कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे उनके फलों का आकार अच्छा हो? देखिए, फलों के आकार के लिए तो और दवा छिड़कना कोई मैं उसकी सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन एक विशेष ध्यान रखना है आपको, जब दाने बैठ जाएं और मिट्टी में नमी ना हो तो आप उसमें सिंचाई अवश्य करें। इस समय की सिंचाई बहुत लाभदायक होती है। अभी आज की सिंचाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिंचाई की बात तब है जब मटर के दाने के बराबर आम हो जाएं। तो इस समय क्या किसी उर्वरक अथवा खाद की प्रयोग की आवश्यकता है? अभी तुरंत उर्वरक और खाद के प्रयोग से कोई अच्छे परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसको अवशोषित होने में बहुत समय लगता है जब अगर मिट्टी में दें। और उसके अलावा अभी इसको पौधे से पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता है, जो फल के आकार जब छोटे रहते हैं तो उनको अभी इस समय कोई उर्वरक या खाद की देने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई जो आम के पेड़ों पर रोग होते हैं, आम के बागों में रोग होते हैं, कीट लगते हैं, इनके प्रति जागरूक हो सकें, क्या कोई जागरूकता अभियान हमारे किसान भाइयों के लिए है जिससे उनको जानकारी प्राप्त हो सके? हम लोग ये प्रयत्न करते हैं कि विभिन्न ऐसी एजेंसियों को संपर्क करें जो कि किसानों के बीच में अपनी पैठ रखती हैं। उनको हम लोग प्रति मंगलवार, हर मंगलवार एक एडवाइजरी देते हैं, एग्रो एडवाइजरी। हर मंगलवार को उनको बीमारियों, कीटों और अन्य आने वाली समस्याओं के बारे में बताया जाता है। और हम लोगों ने अब ये प्रारंभ कर दिया कि सब्जियों के बारे में भी समस्याओं को उनको ज़रूर अवगत कराएंगे, ताकि वो पहले से प्रयास करके इसके ऊपर सावधानी पूर्वक अपना रोकथाम करें। ये हम ध्यान रखते हैं कि आगामी मौसम कैसा होने वाला है। IMD जो मौसम विभाग है, उनकी जो भविष्यवाणियाँ होती हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हैं और उसकी आधार पर हम लोग अपनी जानकारी देते हैं। लेकिन किसान भाइयों को इस समय काफ़ी ध्यान रखना है। एक सबसे बड़ी संभावना रहती है कि एक रूजी कहते हैं जिसको कि मिज भी कहा जाता है, उसका भी अटैक होता है। नई पत्तियां निकलनी हैं, उनमें भी बहुत से कीड़े लग जाते हैं। तो इसलिए जब फल बैठ जाए उसके बाद बहुत देरी ना करें और डाइमेथोएट का स्प्रे कर सकते हैं अगर आपने स्प्रे नहीं किया है। इसके लिए 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस दवा का प्रयोग करें, जिसको रोगार के नाम से भी जानते हैं। इससे काफ़ी कुछ इन सब कीटों के नियंत्रण में आपको सफलता मिलेगी। डॉक्टर साहब, हमारे जो बागवान भाई हैं उन्हें किस रसायन का छिड़काव करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये अगर जानकारी ना हो तो वो कहाँ संपर्क करें, कैसे पता लगे उनको? देखिए, हमारे संस्थान में केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जिसका नाम है जी, इसमें हम लोग कोई भी किसान इस संबंध में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो हम लोग उसको प्रदान करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों की वेबसाइट है cish.res.in। इस पर प्रति मंगलवार हम लोग जानकारी उसमें फ्रेश करते रहते हैं, रिफ्रेश करते रहते हैं। अच्छा, मौसम के अनुसार भी कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सभी जानकारी मौसम को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार के कीट या बीमारी आने की संभावना है या कौन सी उनको परेशानियां हो सकती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये जानकारी जो है वेबसाइट पे रखते हैं। यहाँ पर किसी तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था है जिससे हमारे जो नए बागवान बहन भाई हैं वो बागों को लगाने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें? ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, आत्मा के माध्यम से और बहुत सी ऐसी परियोजनाएं जहां ट्रेनिंग की संभावनाएं रहती हैं। वो किसान भाई अपने जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनको संपर्क कर सकते हैं और वो लोग यहाँ पर हमारे यहाँ उनकी प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था कर देते हैं। वैसे भी यदि किसान भाई हमारे यहाँ आते हैं तो उनका स्वागत है। उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनको हम उनका निराकरण करने के लिए उनको बताते हैं, उनको उपाय बताते हैं। साथ ही साथ बहुत सी ऐसी नई चीज़ें भी बताते हैं जिससे उनको अपना उत्पादन बढ़ाने में सफलता प्राप्त हो। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जो रसायनों का प्रयोग करते हैं छिड़काव के लिए, उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ सकता है, तो इसके लिए हम क्या सावधानी बरतें और किस तरह का दुष्प्रभाव पड़ सकता है हमारे शरीर पर? आमतौर पर हम लोग ये सोचते हैं कि हम मुँह से ही अगर इंसेक्टिसाइड को या कीटनाशकों को हमारे मुंह के अंदर ही प्रवेश करता है तभी इसका दुष्परिणाम मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी त्वचा बहुत ही संवेदनशील होती है और पानी जिसमें कि कीटनाशक मिले हों अगर त्वचा के ऊपर पड़ता है तो वो भी हमारे त्वचा के अंदर अवशोषित हो जाता है और हमारा जो रक्त संचार है वो पूरे हमारे शरीर में इसको फैला देता है और आप देखते हैं बहुत सारी बीमारियां केवल इन कीटनाशकों की वजह से हैं। तो उन व्यक्तियों को जो कि कीटनाशक का छिड़काव करते हैं विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। हवा के झोंके के साथ और कभी कभी आमतौर पे जो मशीनों के प्रभाव से आप देखते हैं कि इंसेक्टिसाइड
आम जो आदमी वहाँ पर उसका छिड़काव कर रहे हैं उनके ऊपर इसका काफ़ी बहुत बड़ा भाग पड़ता है, जिसको कि वो सावधानी के कारण, असावधानी के कारण उस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसको बड़ा ध्यान रखना है, जब हवा चल रही हो तब इसका प्रयोग ना करें जी। और विभिन्न प्रकार की मास्क होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हाथ में ग्लव्स पहन के करें, क्योंकि बार बार हाथ जो है कीटनाशकों के घोल के साथ आपके संपर्क में आता है, जिसको कि आप सावधानी इसी भांति रख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो पॉलीथीन के थैले हाथ में पहनकर भी इसका एक सरल सा उपाय है जी। इसका प्रयोग करें, ताकि जो आप लेंस पकड़ते हैं जिससे छिड़काव करने का यंत्र है उससे भी उसकी धार भी आपके हाथ में पड़ती है, उन सब का बचाव करना चाहिए। पूरे शरीर में कपड़े होने चाहिए, एप्रन पहन सकते हैं और बहुत से ऐसे हमारे यहाँ आपको सुझाव मिल सकते हैं जिससे कि कीटनाशकों के बहुत से दुष्परिणाम जो आपको मिलते हैं उनसे आपको मतलब छिड़काव के दौरान हमें पर्याप्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि जो इन कीटनाशक कीड़ों को मार देते हैं वो आदमी को भी मारने की क्षमता रखते हैं। कीड़ों को थोड़ा सा कीटनाशक चाहिए, परंतु आदमी को बहुत अधिक चाहिए। लेकिन अधिक मात्रा में कीटनाशक मनुष्य शरीर पे नहीं पड़ता है, इसलिए मरता तो नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे कुप्रभाव होते हैं जिनको कि हम आमतौर पे देख नहीं पाते हैं। बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कि केवल कीटनाशकों की वजह से होती हैं। साथ ही साथ वातावरण को भी हम दूषित करने से बचाएं, कम से कम सही समय पे कीटनाशकों का प्रयोग करें। इससे हम अपनी फसल तो सही तौर पे उत्पादित करेंगे ही, कम पैसे में बिना वातावरण को प्रदूषित करके हम अपना सफल उत्पादन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे बागबान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस समय हमें अपने बागों की देखभाल किस तरह से करनी है, डॉक्टर साहब ने जो तरीके बताए कि दवा का छिड़काव कैसे करें, हम किस तरह से अपने बाग की देखभाल कर सकते हैं, जो बातें बताई उस पर हम अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।